हाफिज साद रिजवी के साथ क्या हुआ, एक्सक्लूसिव फुटेज और चीजें आपको देने वाला हूं, तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। एमक्यूएम के अंदर किसकी एंट्री की बात हो रही है, एक और बड़ी अहम खबर आपके सामने रखने वाला हूं। और एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला कहां पर आकर रुका है, यह भी सामने देने वाला हूं। कराची के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या मामलात हुए, ये एक और अलग सिलसिला होगा। और फिर उसके बाद पंजाब और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहिमत हो गई, पीछे क्या हुआ ये भी बात सामने आएगी। कराची में सोना ही सोना आप खोदिए और आपको बहुत सारा सोना मिलने वाला है, एक और अहम रिपोर्ट सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर। एमक्यूएम में किसकी एंट्री का इंतजार हो रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं हाफिज साद रिजवी इस वक्त कहां मौजूद है। मेरे पास एक ऐसे एक्सक्लूसिव फुटेजेस आए जो अब तक आपके पास मौजूद किसी ने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद कराची में आप सिर्फ जमीन को जरा सा खोदें, सोना ही सोना मिलने वाला है, पूरा कराची अरबपति बनने वाला है। इसमें हकीकत क्या है ये भी सामने रखूंगा। तो इससे पहले आपके लिए हमेशा ये बात कहता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली और अहम का बात, सबसे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजरें जिस खबर पर रुकी हुई है वो यह है कि हाफिज साद रिजवी इस वक्त क्या कर रहे हैं, और हाफिज साद रिजवी इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, हुकूमत और इनके दरमियान मामला कहां पर खराब हुए हैं, और क्या सूरत हाल बन रही है ये आपके सामने पेश करने वाला हूं। लेकिन इन सारी सूरत हाल में ये मामला आपको बताने वाला हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 10 तारीख को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, और यह एहतजाज की कॉल का नाम उन्होंने मिलियन अक्सा मार्च के नाम से दिया था, जिसके बाद 7 तारीख को उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहली बात यह कि यह ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह था कि आप अमेरिकन एम्बेसी के पास ना करें, अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे तो फिर वहां पर सूरत हाल ज्यादा गंभीर होगी। लेकिन दोनों के दरमियान मामला तय नहीं हुए, और 7 तारीख को बाकायदा साद रिजवी के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मस्जिद रहमतुल आलमीन का मुहासरा हुआ, और जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहना यह है कि उनके 2 अफराद जहां बाग हुए। वो तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इस्लामाबाद की तमाम दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई, और लेकिन उसके बावजूद भी जो साद रिजवी इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे वो वापस लाहौर पहुंचे, और 10 तारीख को नमाज जुमा के बाद उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। सबसे पहले उन्हें यतीम खाना चौक पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनका काफिला आगे बढ़ा, और फिर उनका काफिला रात गए शादरा में मौजूद था, और अब जब मैं आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त उनका काफिला मुरीद के में मौजूद है। जगह जगह उनका टकराव पुलिस के साथ हो रहा है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो तहरीक लब्बैक दावा कर रही है उनके 25 अफराद जहां बाग हो चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक नया टर्न उस वक्त आया कि जब तहरीक लब्बैक के मुखालिफ समझी जाने वाली बरेलवी मसलक की एक बड़ी जमात सुन्नी तहरीक, जिसकी सरबराही सरवत एजाज कादरी कर रहे हैं, उन्होंने तहरीक लब्बैक की सपोर्ट करने और हुकूमत को इस ऑपरेशन को रोकने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल यहीं पर नहीं आकर रुकती है, बल्कि हुकूमत के आला अहलकारों ने, जिसमें तलाल चौधरी से लेकर बाकायदा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है, उन्होंने तहरीक लब्बैक के खिलाफ बयानात देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूसरी तरफ से तहरीक लब्बैक भी इस हवाले से बयानात दे रही है, और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी के घर का मुहासरे की भी इतलात मौसूल हुई है। लेकिन ये सारी सूरत हाल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी कहां मौजूद है, अब मैं आपको देने वाला हूं एक्सक्लूसिव खबर और एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने रखने वाला हूं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा गौर से देखिए। आपको ये कंटेनर को धक्का देते हुए कौन नजर आ रहा है?
جی جناب والا، یہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی، جو کہ اس وقت اس پورے مارچ کی نہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ کارکنان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر یہ کنٹینرز کو ہٹانے میں بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں، اور یہ فوٹیجز آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے۔ معاملہ کہاں آ کے رکا ہے؟ کیا حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ کہیں پر آ کر ہونے والا ہے، یا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اب ہمارے پاس اطلاعات یہ مل رہی ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک بزنس کمیونٹی کے بڑے نام اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مولانا صاحب کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو حکومت اور پاکستان کے مقتدرہ حل کے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سعد رضوی کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائے، یا پھر انہوں نے خود اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی بات چیت کا آغاز ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار بھی جب تحریک لبیک عمران خان کے زمانے میں باہر نکلی تھی تو ان کو اسلام آباد یعنی پنڈی کی طرف آنا تھا اور ان کو وزیر آباد کے قریب روکا گیا تھا۔ اس وقت جنرل باجوہ اور عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان نے باقاعدہ جس طریقے سے موجودہ حکومت اعلان کر رہی ہے، اسی طریقے سے عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے اور ہم ریاست کے اندر ایک اور ریاست نہیں بننے دیں گے، اور اس کے بعد ان کے خلاف آپریشن ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ سے مفتی منیب الرحمان اور AKD کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد ایک فارمولہ طے ہوا تھا، جس کے بعد تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور تحریک لبیک نے ان مذاکرات کو حمایت کی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت بھی کچھ اعلیٰ شخصیات کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پیر تک متوقع طور پر اس میں کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب معاملہ کہاں پر آ کر رکا ہے؟ دونوں طرف سے تناؤ کی کیفیت موجود ہے، لیکن اس میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا کہ جب تحریک لبیک کراچی کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ کراچی میں پروٹیسٹ کریں گے، اور اس حوالے سے یہ اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ پریس کلب کے باہر اس حوالے سے مظاہرہ کیا جائے گا۔ پریس کلب اور تمام ریڈ زون کو آج مکمل طور پر سیل رکھا گیا، اور پریس کلب کے وہاں پر تحریک لبیک کے لوگوں کو نہیں آنے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ ایمپریس مارکیٹ کے قریب شاید ان کے کارکنان موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ ان کے کارکنان آئے، نعرے بازی ہوئی، لیکن کسی گرفتاری کی وہاں سے ہمارے پاس اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ لیکن پولیس نے ہائی الرٹ اور ہائی سیکورٹی الرٹ کیا ہوا تھا، اور آج اس صورتحال میں ایک معاملہ اور بھی تھا کہ متحدہ وحدت المسلمین کی طرف سے بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ کی کال تھی، لیکن وہ سولجر بازار کے پاس ان کا ایک مظاہرہ تھا اور وہ وہیں پر رہا، ایک احتجاجی جلسے کے طور پر انہوں نے وہاں پر کیا۔ اب صورتحال کیا بن رہی ہے؟ یہ ساری صورتحال آئندہ دنوں کے اندر پورے اس وقت اسلام آباد کے اندر موبائل نیٹ ورک بند ہے، اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتا ہوں، اور اگلی خبر اور اگلے معاملے بڑا، اس سے بھی بڑا معاملے کی طرف، اس کے ساتھ سب کے بڑے معاملات کی طرف آتا ہوں، اور MQM میں نئی انٹری کی بات مجھے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا سی ایک اور بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری کا سلسلہ تھا، وہ لفظی گولہ باری کا سلسلہ رک گیا ہے، اور باقاعدہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملات کو روک دیا گیا ہے۔ آپ کو پچھلے 2 دنوں کے اندر نہ مریم نواز کی طرف سے کوئی بیانات سامنے آ رہے ہوں گے، نہ ہی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیانات سامنے آ رہے ہوں گے، اور یہ ظاہر نیچے کے کارکنان ہوتے ہیں، انہیں تو صرف انسٹرکشن اوپر کی طرف سے آتی ہے، جناب شروع ہو جاؤ، یہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لگے رہتے ہیں۔ تو جناب ان دونوں کے درمیان بھی معاملات کی رفع دفع کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے DGISPR نے جو پشاور کے اندر پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کا بڑا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور تحریک انصاف نے آج ان کے مد مقابل باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، لیکن اس پریس کانفرنس میں جو باتیں نظر آئی ہیں وہ ایک مختلف نظر آ رہی ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ باقاعدہ گورنر کو مل چکا ہے، اب گورنر اس کی منظوری دیتے ہیں، تو جس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا اناؤنس ہوگا، اور نئے وزیر اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف اور عمران خان نے سہیل آفریدی کا نام دیا ہے۔ تحریک انصاف عمران خان اس وقت باقاعدہ ایک کمپٹیشن یا ایک مقابلے کی کیفیت میں جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی امین گنڈاپور کا نام دیا گیا تھا، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کو مختلف جیلوں کے اندر رکھا گیا تھا، اور علی امین گنڈاپور جب رہا ہوئے تھے تو ان کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے، اور باقاعدہ عمران خان نے اپنے برابر میں بیٹھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کو اس وقت نشانی کے طور پر سمجھاتا تھا، جو مریم نواز صاحبہ سے لے کے پاکستان کے مقتدرہ حلقوں سے لے کر ان کے خلاف بیانات دیتے تھے، اور اسی لیے علی امین گنڈاپور کو فیورٹ قرار دیا گیا تھا، اور اسی بنیاد پر علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ KPK رکھوایا گیا تھا۔ لیکن اب تحریک انصاف خود یہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ
दूसरी तरफ खेल रहे हैं, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ खेल रहे हैं। और अब इसीलिए बिल्कुल उसी कैफियत का, उसी तरीके का एक चेहरा सामने लाया जा रहा है सोहेल आफरीदी को। अली अमीन गंडापुर को भी इसीलिए लाया गया था कि वो पाकिस्तान के मुक़्तदा हलकों के खिलाफ तस्वुर किए जाते थे, और अब सोहेल आफरीदी को भी इसीलिए लाया जा रहा है। और सोहेल आफरीदी का नाम इसीलिए तजवीज़ किया जा रहा है कि जनाब वो मुखालिफ सिमत में जाएंगे। अच्छा, आमतौर पर ये जमातें इसी तरीके का करती है। आपको याद होगा कि वसीम अख्तर बहुत ज़्यादा बोला करते थे, और इसीलिए जब यहाँ पर मेयरशिप का मामला हुआ था और एमक्यूएम पर ऑपरेशन था, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने मेयर के लिए वसीम अख्तर का नाम दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बुरा वक्त आया था तो डॉक्टर आसिम को अरेस्ट किया गया था, और जब डॉक्टर आसिम को रिहा किया गया था तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको कराची का सदर बना दिया था। तो ये आमतौर पर जमातें करती है कि जब इनके मुख्तलिफ हलकों के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं तो उस चेहरे को सामने लगाया रखा जाता है कि जिसके बारे में कोई अच्छी राय पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके नहीं रखते हैं। और इसी वजह से आपको इस वक्त मौजूदा हुकूमत का रद्द अमल भी बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा, जिसमें पाकिस्तान की जो बड़ी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इस वक्त वाज़ेह तौर पर हुक्मरान जमात जो है वो सोहेल आफरीदी की नामजदगी पर एतराज़ कर रही है और उसे रियासत मुखालिफ या रॉ का एजेंट करार दे रही है। तो ये सूरत हाल होती है। अब इस सारी सूरत हाल में आगे चलकर नई चीज़ें, नई करवटें और नए मामला सामने आएंगे। देखना यह है कि इसमें नया रंग क्या आता है। अगली खबर और अहम खबर की तरफ चलते हैं। जनाबे वाला, कराची में सोना मिल गया है, और कराची में इतना सोना मिल गया है, इतना सोना मिल गया है कि कराची के शहरी जो है वो निकल पड़े हैं ज़मीनें खोदने के अंदर और सोना निकालने पर। आपको मेरी ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। कोरंगी कॉजवे का रास्ता, वहाँ पर बाकायदा आज कई मर्दों और औरतों को देखा गया कि जिनमें आज कराची शहर में 2 दिन से ये अफवाहें दौड़ रही थी कि जनाब ये कोरंगी कॉजवे का जो रास्ता है वहाँ पर जब नदी का पानी हटा है तो उसके बाद सोना है वहां पर आ गया है, नदी के पानी के साथ बहता हुआ, और सोना सबको मिल रहा है। और उसके बाद ये अफवाह इतनी गर्दिश करती रही कि 2 दिन से बाकायदा जो कॉजवे का रास्ता है, जो नदी का रास्ता है, वहां पर मर्द और औरतें बाकायदा खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई कर कर इस बात की तलाश कर रहे हैं कि उन्हें सोना मिल जाए। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत पर मबनी खबर है कि ये ऐसा हुआ है, क्योंकि ये अफवाह बहुत ज्यादा गर्दिश करती रही कि जो पानी का रेला आया वो सोने के ज़खायर लेकर आया, या फिर ये भी अफवाह गर्दिश करती रही कि कोरंगी कॉजवे के उस रास्ते पर सोने के बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं और लोग वहां पर हैं। हकीकत क्या है? हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये अफवाह गर्दिश करती रही, और इस अफवाह के बाद ये सारा सिलसिला बहुत ज़्यादा आगे चलता रहा। तो ये अफवाह है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ लोगों को कौन रोक सकता है? अगर सोना ही मिलता तो आपको पता है कि पाकिस्तान सिंध हुकूमत सोने को छोड़ती, वो तो शाहराह भुट्टो को भी उड़ाकर बाकायदा वहाँ से कॉजवे से वो सोना निकाल देती। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये एक अफवाह है। अब आइए उससे बड़ी और अहम खबर की तरफ। मैंने आपसे कहा कि एमक्यूएम के अंदर एक एंट्री हो रही है और उसका इंतजार हो रहा है। अब वो एंट्री क्या है, उससे पहले आप इस बात को समझिए और याद रखिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी फैक्टर के दरमियान जो इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं, उस इख्तलाफात में अब शिद्दत आ चुकी है, और वो शिद्दत इस हद तक आ चुकी है कि अभी तक मामला तय नहीं हुए। मगर जो ऊपर की क़यादत है उनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन नीचे की सतह पर यह ताल्लुकात खराब है। मामला पिछले जुमे को शुरू हुआ था। पिछले जुमे को जब इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, 2 अनाउंसमेंट थी। एमक्यूएम फेडरल बी एरिया के लोगों का अनाउंसमेंट करने वाली थी, और पीएसपी उसको नहीं चाहती थी कि वो अनाउंसमेंट हो, और फिर उसमें कामरान फारूकी साहब का केस था। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान ने शदीद प्रेशर लिया उस वक्त, और अब फारूक सत्तार साहब को बड़ी धमकियां मिली, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद एमक्यूएम ने इतवार को प्रोग्राम कर लिया, जिसके खिलाफ पीर के दिन फिर पीएसपी फैक्टर ने अपना एक किया, यानी कि जो अनीसाम खानी साहब, मुस्तफा कमाल साहब से बड़ी लॉयल्टी जो रखते हैं, उन लोगों ने वो वहां पर एक प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया। खैर, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ये तमाम लोग अमीनुल हक साहब, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीर के रोज इस्लामाबाद में मौजूद थे। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन इस्लामाबाद के अंदर रहे, और जुम्मे के दिन ये लोग वापस यहाँ पर आए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इजलास लिया बहादुराबाद के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब तरक्याती मंसूबों को रखा जाए। खबर ये नहीं है, खबर ये कि उसमें जो पीएसपी का फैक्टर है वो शामिल नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि पीएसपी फैक्टर का लोग आला सतह पर मुज़ाकरात में इस वक्त मसरूफ हैं और वो बातचीत उनके साथ कर रहे हैं। नीचे की सतह पर तो शायद कहा जा रहा है कि टकराव वकराव की कैफियत कही जा रही है, लेकिन दोनों तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। मेरे पास इस बारे में बहुत सारे मामला आते हैं कि पीएसपी के कौन सी एक बड़ी आला शख्सियत जो है वो
सब लोगों से मुज़ाकरात कर रही है या बातचीत कर रही है, और किस के साथ कर रही है, उसमें फारूक सत्तार साहब का क्या रोल है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का क्या रोल है, अनीस कायम खानी साहब का क्या रोल है, कामरान टेसरी साहब भाईजान का क्या रोल है, ये सब मेरे सामने मौजूद है। लेकिन मैं जिस एंट्री की बात कर रहा हूं वो एंट्री बहुत ज्यादा अहम है। अब जब ये लोग आए हैं जुमे के रोज, कौमी असेंबली का सेशन का खत्म करके जुमे के रोज जब आए, तो उसी दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कराची तशरीफ लाए, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाकायदा उनके एक कारकुन जो थे जिनका इंतकाल हो गया था वहां पर उनके घर पर ताज़ियत किए, और वहां पर उनके साथ पीएसपी के बहुत सारे कारकुनान या जो पहले से उनके साथ थे वो वहां पर मौजूद थे, जिसमें एमक्यूएम के से ताल्लुक रखने वाले, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी एक दो लोग वहां पर मौजूद थे। अब मामला ये कि आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब इनके दरमियान इख्तलाफ हुए थे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब जिस वक्त बहादुराबाद में मौजूद होते थे उस वक्त ये लोग नहीं आते थे, बल्कि उसके कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद ही आते थे। अब इतलात ये मिल रही थी कि अब जब ये लोग गए हैं तो अगले रोज ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के मरकज पर एंट्री होने वाली है, और मुतवक्के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने चंद कारकुनान के साथ वहां पर आने वाले हैं, और वो आकर वहां पर जो पिछली बार वो आए थे कुछ देर वो बैठे, उन्होंने मीटिंग की, आधा पौना घंटा वार है, एक फोटो सेशन हुआ और चले गए। तो अब जो है वो निगाहें उस तरफ जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुतवक्के तौर पर ये मामला हो सकते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब वहां पर एंट्री दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर है जिसकी तरफ लोगों का अब इंतजार है। लेकिन उसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने इतवार हफ्ते पीर वाले दिन जो है वो अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो वहां पर हैदराबाद के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रही है। तो उनको खदशा ये है कि वहां पर भी एक मीटिंग हुई है कि जिसमें कहा जा रहा है कि पीएसपी फैक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर अपना भी एक इजलास रख सकते हैं, और दोनों का आमने सामने इजलास हो सकता है। लेकिन अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, और ये सारी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। अभी के लिए इजाज़त का अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा।